सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज की वीडियो में हम मॉडल्स की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो उस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, जिससे नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैन और कुड का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूज़ ऑफ कैन कुड। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जितने टॉपिक अभी तक मैंने आपको कराए उन सभी टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा और उनको अपनी फेयर कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं मॉडल्स की। चूँकि आज ये जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, आज इसका पहला दिन है, तो कोई भी टॉपिक हो उसका पहला दिन ज़रूर अटेंड करना चाहिए, जिससे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल्स का प्रयोग। मॉडल्स किन्हें कहते हैं, सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर के अंदर मॉडल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और ठीक उसी तरीके से इंग्लिश स्पोकन के अंदर भी, यानी डेली रूटीन में हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनमें हम अक्सर मॉडल्स का ही प्रयोग करते हैं। तो इनका सही प्रयोग सीखना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश स्पोकन के नज़रिए से हो या फिर आपके ग्रामर के। तो चलिए बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही किया जाता है, यानी जिस तरह से आपने टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया, ठीक उसी तरीके से मॉडल्स का प्रयोग भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही किया जाता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मॉडल्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ भेदभाव नहीं करते। कहने का मतलब है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आप एक ही मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मॉडल्स के अंदर ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ought to, ये सभी मॉडल्स के अंदर आती हैं। विल और शैल की बात करें तो विल और शैल का प्रयोग मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कैन और कुड के प्रयोग की, कि कैन और कुड का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैन से। कैन यानी सकना, यह एक प्रेजेंट की फॉर्म है, यानी प्रेजेंट के अंदर आप कैन का प्रयोग करेंगे, न कि पास्ट के अंदर। तो ऐसी 4 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा जिनको आप ध्यान में रखकर कैन का प्रयोग बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे और इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस चुटकियों में आप कर देंगे। तो मैं 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं, सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में जान लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकती हूँ आदि शब्द आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में कैन का प्रयोग किया जाता है। 4 पॉइंट की अगर बात करें, ये 4 पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आपको अपने माइंड में रखना होगा और वाक्य की जो सेंस है उसको आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप कैन से रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। चूँकि मैंने अभी पहचान के बारे में आपको बताया, सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसी पहचान मे के अंदर भी आपको मिल सकती है, लेकिन कैन और मे में अंतर है। इसका प्रयोग मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कैन का सही प्रयोग। तो चलिए स्टूडेंट्स जान लेते हैं उन 4 पॉइंट्स के बारे में जिनको ध्यान में रखकर आप बहुत आसानी से कैन से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें, पॉइंट नंबर फर्स्ट यानी योग्यता। ऐसे वाक्य जिनमें एबिलिटी की बात की जाती है, जैसे तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, मैं पाठ पढ़ सकता हूँ, वह IAS की परीक्षा पास कर सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आप कैन का प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ऐसे वाक्य जिनमें शक्ति यानी पावर या कैपेसिटी क्षमता की बात की जाती है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी आप कैन का प्रयोग ही करेंगे। जैसे मैं छत से कूद सकता हूँ,
वह तेज दौड़ सकता है। मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ। वह पेड़ पर चढ़ सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप कैन का प्रयोग करेंगे। तो दो प्रयोग मैंने अभी आपको बताए, वे वाक्य जिनमें योग्यता यानी एबिलिटी और कार्य करने की क्षमता, पावर जिसको आप कहते हैं सामर्थ्य, ऐसे वाक्यों में आप कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, ऐसे वाक्य जिनमें किसी को अनुमति दी जाती है। अक्सर हम डेली यूजेस में बोलते रहते हैं, तुम जा सकते हो, तुम यह कार्य कर सकते हो, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आप कैन का प्रयोग करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 यानी प्रोहाइबिशन यानी निषेध करना, यानी किसी को किसी कार्य के लिए मना करना। अक्सर आप किसी परिसर में या ऑफिस में जब एंट्री करते हैं तो आपको एक बोर्ड मिल सकता है जिस पर लिखा रहता है यू कैन नॉट एंटर द रूम, यू कैन नॉट एंटर द रूम विदाउट परमिशन, यू कैन नॉट सिट हेयर। ए पार्क में भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप कैन का प्रयोग करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया योग्यता, दूसरा कार्य करने की क्षमता, तीसरा अनुमति देना, और नंबर 4 है किसी कार्य को निषेध करना, किसी चीज के लिए मनाही करना। इन 4 स्थिति में आप, इन 4 कंडीशंस में आप कैन का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कैन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूले की अगर बात करें तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तुम यह कार्य कर सकते हो, तो यू कैन डू दिस वर्क। सेंस की बात करें, तुम यह कार्य कर सकते हो यानी तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी है या तुम ये योग्यता रखते हो कि तुम इस कार्य को कर सकते हो। उसी तरीके से मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। इसी प्रकार जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मेरे अंदर योग्यता है। तो एबिलिटी की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कैन का प्रयोग करेंगे। चलिए जैसे देख लेते हैं अनुमति से संबंधित, जैसे तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो या तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसी स्थिति में भी आप कैन का ही प्रयोग करेंगे। तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो, यू कैन टेक माई बुक। तुम यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम हेयर। उम्मीद करता हूँ अफर्मेटिव के सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव की। आपको कैन के बाद नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर लगा देना है, यानी सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए, जितने भी मॉडल्स हैं सभी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, न कि किसी अन्य फॉर्म का। इसका आप ध्यान रखें, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स की। जैसे तुम परीक्षा में पास नहीं हो सकते, तो यू कैन नॉट पास इन द एग्जाम, यानी यहाँ पे योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि तुम पास नहीं हो सकते। ऐसी कंडीशन में आप यू कैन नॉट पास इन द एग्जाम। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, यानी तुम्हें यहाँ बैठने की परमिशन नहीं है, यू कैन नॉट सिट हियर। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, यू कैन नॉट क्लाइम ऑन द ट्री। बहुत ही आसान है। नेवर की बात करें तो नेवर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। नेवर किसी भी सेंटेंसेस में लगा सकते हैं। वह अंग्रेजी कभी नहीं बोल सकता है, यानी उसके अंदर ये योग्यता नहीं है कि वह अपनी लाइफ में कभी इंग्लिश बोल सकता है। ये बिल्कुल इस पर दबाव देकर ये बात कही गई है, वह अंग्रेजी कभी नहीं बोल सकता है। तो ही कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। तुम यहाँ कभी नहीं आ सकते,
मैं वहाँ कभी नहीं जा सकता, तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। उससे वर्ब की जो फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ये बात एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी मॉडल्स हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ भेदभाव नहीं करते, यानी सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ मॉडल्स का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप के लिए आपको पता है, अगर आपने टेंसेस की वीडियोस देखी हैं तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि फर्स्ट टाइप उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। तो इसमें आप जब कैन को वाक्य की शुरुआत में रख देते हैं तो ये आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाता है। जैसे कैन प्लस सब्जेक्ट, नॉट या नेवर को आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, क्योंकि अगर वाक्य में यदि नॉट आता है तो उसको लगा देंगे आप, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके से जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा कैन प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट आप शुरू करेंगे नॉट या नेवर, ब्रैकेट बन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साथ ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे जिससे आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत न हो। जैसे क्या तुम यह कार्य कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसी तरीके से क्या तुम इस रेडियो को ठीक कर सकते हो, तो कैन यू रिपेयर दिस रेडियो। ध्यान दें, जितने भी एग्जाम्पल्स अभी तक मैंने आपको दिए हैं उन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर, सभी सेंटेंसेस के अंदर केवल 4 चीज़ें बताई गई हैं। अगर उनकी सेंस आप समझेंगे तो वे 4 चीज़ें कार्य करने की कैपेसिटी, एबिलिटी, परमिशन और किसी चीज़ को प्रोहाइबिट करना यानी मना करना है। इन 4 चीज़ों के आधार पर ही कैन का प्रयोग किया जाता है, वो भी प्रेजेंट के अंदर। ध्यान दें, जिनके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, और ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनको ध्यान में रखकर आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे। इनकी इंग्लिश की बात करें तो WH इनको एक कॉमन नाम दिया गया है जिसको आप वाक्य की शुरुआत में लगा देंगे तो ये बन जाता है आपका फाइनल फॉर्मूला। यानी जो फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला था उसके सामने अगर आप WH को जोड़ देते हैं, कहने का मतलब है अगर हिंदी के वाक्य में जो प्रश्न सूचक शब्द आता है उसकी अंग्रेजी आप वाक्य की शुरुआत में लगा देते हैं तो आपका सेकंड टाइप का फॉर्मूला बन जाता है। यानी WH प्लस कैन, सब्जेक्ट, नॉट या नेवर, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगा दें जिससे आपका सेंटेंस गलत ना हो। तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के एग्जाम्पल के लिए, जैसे इस कार्य को कौन कर सकता है, यानी किसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है कि जो इस कार्य को कर सकता है, यानी हु कैन डू दिस वर्क। इसी तरीके से जैसे तुम क्या कर सकते हो, तो व्हाट कैन यू डू। तो ये सारे सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कैन का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। अगर कैन का प्रयोग आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो कुड आपके लिए बहुत आसान है। यानी कैन और कुड एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म है, यानी कैन को अगर पास्ट में आप यूज़ करेंगे तो वो कुड के रूप में बदल जाता है। चलिए कुड का प्रयोग देख लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे या पाया, पाई, पाए आदि शब्द आते हैं तो ऐसी स्थिति में आप कुड का प्रयोग करेंगे। यानी जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, यदि इन 4 पॉइंट्स का प्रयोग आप पास्ट टेंस के अंदर करते हैं, पास्ट टेंस में भी यही चीज़ें आपको मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस बार आपकी जो पहचान है वो बदल गई है। फॉर्मूले की अगर बात करें, जहां आप कैन का प्रयोग करते थे वहां पे आप कुड का प्रयोग करेंगे, बाकी का फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा। यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आप कुड नॉट या कुड नेवर का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से आप इंटेरोगेटिव में कुड को वाक्य की शुरुआत में ले आएंगे और सेकंड टाइम में आप WH का प्रयोग कर देंगे। कहने का मतलब है कैन का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जहां 100% श्योरिटी हो, यानी कार्य करने की 100% निश्चितता हो।
तो ऐसी स्थिति में हमने कैन का प्रयोग किया, लेकिन पास्ट के अंदर हम किसी कार्य को तो कर सकते थे लेकिन वो किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में आप कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं उस मकान को खरीद सकता था, तो इसके लिए आप आई कुड बाय दैट हाउस, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारी टीम मैच नहीं जीत सकी या हमारी टीम मैच नहीं जीत पाई, टेंस को बनाने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आवर टीम कुड नॉट विन द मैच, यानी पास्ट के अंदर हम किसी कार्य को नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में भी हम कुड का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए, कुड का प्रयोग वर्तमान में नम्र निवेदन यानी पोलाइटली भी किया जाता है। जैसे क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकते हो, तो ऐसी स्थिति में आप कैन का प्रयोग नहीं बल्कि कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकते हो, तो ये एक निवेदन हुआ, यानी कुड यू गिव मी योर बुक। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कैन और कुड का प्रयोग आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आने वाले समय में बहुत अच्छी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। और चलने से पहले ये कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप ज़रूर हल करें और इनके आंसर आप मुझे ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।